नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों ने शुरू कर रखा है आपका सैलरी चैप्टर, जिसको लेकर के ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। फाइनली हमारा ये नवा वीडियो रहेगा, जहां पर आज की वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं परक्यूसी सेक्शन के अंदर मोटर कार को। मोटर कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको अक्सर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं और सैलरी चैप्टर की बात करते हैं तो मैंने बताया था सैलरी को अलग अलग कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी, आपका सबसे पहला कंपोनेंट बेसिक सैलरी आता है, उसके बाद आप लोग देखते हैं डीए, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं जिसको आप लोग डियरेंस अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ आपको कैश की टर्म में बेनिफिट दिए जाते हैं, जिनके बदले में कुछ ऐसी सुविधाएं जिनके बदले में आपको पैसा दे दिया जाता है, जिनको हम लोग इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलाउंस बोलते हैं। और अलाउंस के अंदर भी हम लोगों ने 3 कैटेगरी बना दी थी। कुछ ऐसे अलाउंस है जो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कुछ ऐसे अलाउंस है जो फुल्ली टैक्सेबल है, और कुछ ऐसे अलाउंस भी थे जो पार्टली टैक्सेबल थे, पार्टली एग्जम्प्टेड थे। इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। इसके बाद मैंने आप सभी के साथ शेयर किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएफ, कितने तरीके के पीएफ अकाउंट होते हैं, किस तरीके से जब आप लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको ट्रीट किया जाता है। प्रोविडेंट फंड का क्या सीन रहने वाला है। प्रोविडेंट फंड के बाद हम लोगों ने बात की थी, जब भी आप लोग बात करते हैं परक्यूस्टीज की, परक्यूस्टीज का मतलब होता है जो भी फैसिलिटी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, जैसे घर उसको प्रोवाइड कर दिया, जैसे मोटर कार उसको प्रोवाइड कर दिया, लैपटॉप कंप्यूटर उसको प्रोवाइड कर दिया, टीवी प्रोवाइड कर दिया, एसी प्रोवाइड कर दिया। जितनी भी फैसिलिटी, जितनी भी सुख सुविधाएं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उनको परक्यूस्टीज कहते हैं। और आप सभी को पता होगा परक्यूस्टीज के यूज से रिलेटेड लास्ट वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी और मैंने बताया था जब भी आप लोग ट्रांसफर की बात करते हैं, माने आपको ट्रांसफर करना है अपने एसेट को, तो एम्प्लॉयर के पास 3 कैटेगरी बन जाती है। पहली कैटेगरी आपकी लैपटॉप और कंप्यूटर वाली है, उसके बाद मोटर कार वाली है, और तीसरी क्या है, अदर एसेट वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपका एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय खुद से अगर मोटर कार यूज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कितनी अमाउंट को आपको टैक्सेबल करना है, कितनी अमाउंट को एग्जम्प्ट करना है, कितना हिस्सा कैलकुलेट करना है, कितना नहीं करना है। इन शॉर्ट मोटर कार से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल रहेंगे उन सब का समाधान, उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे मोटर कार की। मोटर कार परक्यूस्टीज का सेक्शन रहेगा। देखिए, मोटर कार की जब भी बात करेंगे, स्पेसिफिकली हम लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज की बात करेंगे। यूज का मतलब क्या है, केवल इस्तेमाल करना है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेच देना। वो वाला सेक्शन नहीं है ये। हम क्या बात कर रहे हैं, मोटर कार को यूज करते हैं, तो मोटर कार को यूज करते हैं तो कितना एग्जैक्टली अमाउंट आपको आपकी सैलरी के अंदर जोड़ना है, ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। मोटर कार या तो आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, या काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जहां पे मोटर कार एम्प्लॉय की खुद की होती है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स आपकी बन सकती है। माने आपको ध्यान क्या देना है, जब भी आप लोग पढ़ते हैं किसको, मोटर कार को, जब भी मैं मोटर कार की बात करूंगा तो मोटर कार किसने प्रोवाइड की है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, प्रोवाइडेड बाय। सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं आपकी किताब के अकॉर्डिंग, ईआर है। ईआर का मतलब इंप्लॉयर अगर आपकी मोटर कार प्रोवाइड करता है। दूसरा केस क्या रहेगा, अगर आपकी मोटर कार को प्रोवाइड किया है, यानी कि मैं सिंपल क्या कह सकता हूं, प्रोवाइडेड बाय ईई का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की खुद की मोटर कार है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सर्विस देता है। दूसरा केस क्या बनता है, अगर एम्प्लॉयर ओनर है आपकी कार का, माने कार एम्प्लॉयर की है और उसने अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए कार प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे जिनको आपको सेपरेट सेपरेट स्टडी करना है। और दोनों केसेस अगर आप लोग समझ गए, बनाना समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आप लोग इजीली एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा आज कि अगर आपकी कार ओनर प्रोवाइड करता है या ईआर प्रोवाइड करता है, इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है, तो उस केस में क्या रहेगा, ये आपका मेन एजेंडा रहेगा। उससे पहले आप लोग समझिएगा, कार कोई भी प्रोवाइड करे, माने आपका जो मोटर कार है
वो चाहे इंप्लॉय की हो चाहे इंप्लॉयर की हो। यहाँ पे तीन केसेस माय डियर फ्रेंड्स आपको समझने पड़ते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। दोनों केसेस में आपको कितने केस पढ़ने पड़ेंगे? 3 केस पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला केस माय डियर फ्रेंड बनता है वो कार केवल और केवल ऑफिशियल यूज में आए। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? ऑफिशियल यूज ओनली के लिए अगर आपकी कार इस्तेमाल होती है तो पहला केस बन सकता है। देखिए, इंप्लॉय की कार है लेकिन वो केवल उसको ऑफिशियल यूज में लेता है तो ये पहला केस बनेगा। दूसरा, वो केवल पर्सनल यूज में भी ले सकता है। माने यहाँ पे क्या केस बन सकता है? दूसरा आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल क्या हो रहा है? ओनली पर्सनल यूज हो रहा है। और तीसरा केस इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, माने पर्सनल एंड प्रोफेशनल या ऑफिशियल एंड पर्सनल बोथ अगर आप लोग लेके चलते हैं। माने आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे दूसरा तीसरा केस क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। ये तीन केसेस आपके दोनों में बनेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। माने तीन केसेस आपको पढ़ने हैं, दोनों ही केसेस की मैं बात कर रहा हूं, चाहे कार इंप्लॉयर प्रोवाइड करे चाहे इंप्लॉय की खुद की कार हो। आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है कि आप कौन से केस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग पहले केस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आप लोग दूसरे केस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट अलग होगा। और अगर आप लोग तीसरे केस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट अलग होगा। क्लियर? तो ये जो आपके तीनों केसेस है, ये तीनों केसेस यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेंगे, माने इस केस में भी आएंगे। और ये तीनों केसेस माय डियर फ्रेंड्स आपके इस केस में भी आने वाले हैं। इस चीज को आपको थोड़ा ख्याल में अपने जहन में रखना है। क्लियर? ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, याद रखिएगा। जब भी आप लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं, जब आपकी टैक्सेबल सैलरी आप लोग कैलकुलेट करने चलते हैं ना, एक शब्द है, क्या है आपका? टैक्सेबल सैलरी। इसी के ऊपर तो हम लोग पूरी 8 की 8 वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं ना। जब भी आप लोग टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। जब भी आप लोग टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करते हैं उस दरमियान आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कार इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है, दूसरा केस क्या है? आपकी कार इंप्लॉय प्रोवाइड करता है, माने कार का ओनर कौन है? या तो इंप्लॉय है या फिर आपका इंप्लॉयर है। तो अगर आपकी कार इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है तो उस केस में 99% पॉसिबिलिटी ये है, और आपका रनिंग और जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी इंप्लॉयर देता है, तो आपकी ज्यादा टैक्सेबल सैलरी बनेगी। अगर इंप्लॉय की खुद की कार है उस केस में टैक्सेबल सैलरी कम बनेगी। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप तमाम केसेस को डिटेल में समझ लेंगे। अभी के लिए आप लोग केवल समझिएगा। ईआर का मतलब क्या है? ईआर का मतलब है कार भी इंप्लॉयर की है और रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंप्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो ज्यादा सैलरी टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अब कार किसी की भी हो सकता है इंप्लॉयर की हो, लेकिन उसका रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट किसके पास जा रहा है? वो इंप्लॉय के पास जा रहा है, तो वो एक आपका पर्टिकुलर केस बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपकी कार कौन प्रोवाइड करता है? इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है, पहला केस बनेगा। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, अगर इंप्लॉयर ने प्रोवाइड किया और आपका इंप्लॉय केवल उसको ऑफिशियल यूज में ले रहा है या पर्सनल यूज में ले रहा है, या तीसरा केस क्या बनेगा? मिक्स करके चला रहा है। तो तीनों केसेस में कैसे ट्रीटमेंट करना है सैलरी का, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। उसके बाद अगर आपकी कार का ओनर कौन है? आपका इंप्लॉय है, उस केस में भी तीनों आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आपका कार का ओनर इंप्लॉय है, वो केवल ऑफिशियल यूज में कार को लेता है, पर्सनल यूज में कार को लेता है, या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाइयों और बहनों, दोनों को मिक्स करके लेता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये यूज लेने के बाद जब आपकी एक कार यूज होगी तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये भी आपको थोड़ा ख्याल में रखना है। तो इससे आगे आपको क्या रखना है? ध्यान, आपको ध्यान रखना है इससे आगे एक और आपकी टर्म आएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रनिंग, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है आपका? मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट या अमाउंट, वट एवर यू कैन से। तो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर भी आप लोग दो कैटेगरिया बना देंगे। पहली आपकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय, यानी कि आपने किसने पे किया है? तो पहला केस क्या आएगा? पेड बाय इंप्लॉय। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? इंप्लॉय वाला केस ले लेंगे। फिर हम क्या कहेंगे कि आपका जो पेड किया गया है वो किसने पे किया है? इंप्लॉयर ने पे किया है। तो याद रखिएगा, अगर आपका इंप्लॉयर पे करता है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी टैक्सेबल सैलरी ज्यादा बनती है, और अगर आपका इंप्लॉय पे करता है तो उस केस में आपकी टैक्सेबल सैलरी कम बनती है। हालांकि कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हो सकता है काफी बातें में आपका कंफ्यूजन हो। धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर मूव करेगा चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां तक मैंने आपको क्या बताया? परक्यूस्टीज की बात हो रही है। परक्यूस्टीज का मतलब क्या होता है? जो भी सुख सुविधाएं एक इंप्लॉयर फैसिलिटीज अपने इंप्लॉय को प्रोवाइड करता है उसको आप लोग परक्यूस्टीज बोलते हैं। परक्यूस्टीज के अंदर आपको क्या पढ़ना
है, कार मोटर अलग से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिहाज से ये 100% टॉपिक रहता है, 100% कंफर्म फेवरेट एग्जामिनर का सवाल रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए हम इसको एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, कार कौन प्रोवाइड करता है, या तो इंप्लॉयर प्रोवाइड करेगा या इंप्लॉय प्रोवाइड करेगा। दोनों के अंदर तीन केसेस बनेंगे, कार का यूज ऑफिशियल पर्पज से हो रहा है, कार का यूज पर्सनल पर्पज से हो रहा है, या कार का यूज आपका दोनों को मिक्स करके हो रहा है। इसके बाद भी आपको ध्यान देना है, रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कौन पे कर रहा है, आपका इंप्लॉय पे कर रहा है या इंप्लॉयर पे कर रहा है। अगर आपके दोनों केसेस में इंप्लॉयर आता, कार भी इंप्लॉयर की और रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंप्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस में आप लोग याद रखिएगा, इंप्लॉयर वाले पर्टिकुलर केस में आपकी टैक्सेबल सैलरी ज्यादा बनेगी। इस मुद्दे पर ये आपका मोटा मोटा एक्सट्रैक्ट है जो अभी तक हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब क्या समझाने वाला हूं मैं आपको, बहुत डिटेल में जाकर के हम आगे चर्चा करेंगे। जब भी आप लोग मोटर कार की बात करते हैं पर किस चीज के अंदर, तो मोटर कार की आप मान लीजिए आपके इंप्लॉयर ने आपका मोटर कार प्रोवाइड किया है, माने अगर आप लोग पहला केस लेके चलते हैं माय डियर फ्रेंड, जो पहला केस कौन सा था जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं आपका जो मोटर कार है वो प्रोवाइड किया गया है। याद रखिएगा क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है बाय द इंप्लॉयर। हम क्या मान लेते हैं, किसने प्रोवाइड किया है, इंप्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे तीन केसेस मैंने अभी अभी आपको बताए कि आपको तीन केसेस पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तीन केस हमारे बनने ही बनने हैं। क्लियर, तीन केस कौन कौन से बनने हैं अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया था। पहला केस माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या बनेगा, अगर आपका इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है तो हो सकता है पर्सनल यूज में आप लोग उस कार को ले, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आपका पर्सनल यूज ओनली लिख रहा हूं, ठीक है। ओनली शब्द से समझ जाना, ये केवल वाली स्पेसिफिक आंसर, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा केस बनता है, आप लोग कह दीजिए यहाँ पे आपका कौन सा है, ऑफिशियल यूज है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ऑफिशियल यूज ओनली। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप लोग मिक्स कर दे, मिक्स का मतलब आप लोगों ने मिक्स कर दिया है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग दोनों केस को लेके चलेंगे, आप लोग कहेंगे पर्सनल एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ऑफिशियल यूज, यानी कि आप लोग दोनों को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो मिक्स हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, चाहे वो आपका इंप्लॉयर प्रोवाइड करे कार को, चाहे आपका इंप्लॉय प्रोवाइड करे, तीन केस आपके बनेंगे। देखिए, इंप्लॉयर ने कार प्रोवाइड किया अपने इंप्लॉय को और इंप्लॉय ने केवल उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया, तो उसकी सैलरी से टैक्स क्यों दे, वो ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली बात है। तो यानी कि जब भी कार इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है इंप्लॉय को और इंप्लॉय उस कार को केवल और केवल ऑफिशियल पर्पस से यूज करता है, इन दैट पर्टिकुलर केस माय डियर फ्रेंड्स नो सैलरी इज टैक्सेबल, माने यहाँ पे आपको कोई ऐसी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। माने इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि चीजें अलग दिखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इस केस में इसको क्या करना है, कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है ना, नो टैक्स, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा इसका। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंप्लॉयर ने कार प्रोवाइड की इंप्लॉय को ऑफिशियल यूज के लिए, लेकिन वो उसको केवल और केवल कहां पे यूज कर रहा है, पर्सनल के यूज में ले रहा है। तो अगर पर्सनल यूज में कार जाती है तो यहाँ पे दो आपको बातें याद रखनी है और दोनों को ऐड करना है, माने यहाँ पे दो चीजों को आपको ख्याल में रखना है। पहली बात क्या याद रखनी है, जो भी आपकी कार की कॉस्ट है उसका 10% कैलकुलेट होगा, माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं 10% ऑफ मोटर कार कॉस्ट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जो आपकी मोटर कार की कॉस्ट है उसका कितना लेके चलेंगे, 10% लेके चलेंगे। एंड का मतलब होता है प्लस। और दूसरा केस आप लोग क्या लेके चलेंगे, आप लोग याद रखिएगा, दूसरा केस क्या रहेगा, ये कार पानी तो चलेगी नहीं, इसका मेंटेनेंस भी होगा, रनिंग कॉस्ट भी होगा, माने आप लोग यहाँ पे ये लेके चलेंगे जो आपका रनिंग कॉस्ट है। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय। तो आपको याद रखना इन तमाम बातों को, किसने पे किया है, आपका एम्प्लॉय ने ही रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट पे किया है, तो दोनों का सम करेंगे और दोनों का जोड़ है, जो जमा है, जो सम है, वो आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट आप सभी के सामने मैंने लिखी, इन दोनों का जो सम है वो अमाउंट है जो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट, क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको
टैक्सेबल अमाउंट हम लोग इसको कहने वाले हैं। आई होप कि चीजें बेटर वे में आपको समझ में आई होंगी। यहां तक आपको एक अच्छी समझ आप लोग पैदा कर पाए होंगे कि मोटर कार का क्या सीन रहने वाला है। यहां तक आई होप की चीजें क्लियर हुई होंगी। 3 केस मैंने आपके कौन कौन से पढ़ाए। पहला केस मैंने पढ़ाया और एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड की, ऑफिशियल यूज में ले लिया, पर्सनल यूज में ले लिया, और तीसरा क्या है, दोनों चीजें हो रही है, पर्सनल भी हो रहा है और काम खत्म होने के बाद जो आपका ड्राइवर है या एम्प्लॉय है कार को अपने घर पे ले जाके भी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा आगे चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि हम उस सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में जाके अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर्सनल और ऑफिशियल अगर आप लोग दोनों यूज करते हैं तो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट को कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हम चेक करेंगे कि जब आप लोग पर्सनल और ऑफिशियल यूज की बात करते हैं तो जब कार इस्तेमाल होती है उस कार का जो मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट है वो कौन दे रहा है। मुद्दे की बात है कि भाई मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट का यूज तो दोनों जगह हो रही है। पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे मेंटेनेंस और कॉस्ट एम्प्लॉय भी दे दे और जो मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर भी पे कर दे क्योंकि वो खुद भी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को पकड़ के आप लोग सारी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। माने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है माय डियर फ्रेंड्स से। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं आपका जो मेंटेनेंस एंड रनिंग का जो कॉस्ट है, मैं उल्टा लिख रहा हूं तो आप लोग समझिएगा प्लीज। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे मेंटेन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ ही कर देता हूं, अच्छे से लिखते ताकि आप लोगों को नोट करने में दिक्कत ना हो। यस, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कौन देता है, माने हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय, यानी कि हम लोग क्या लेके चल रहे, पेड बाय। मैंने मान लिया ये आपका किसने पे किया है, एम्प्लॉय ने पे किया है। पहला केस क्या है, किसने पे किया है, आपका एम्प्लॉय ने पे किया है। और दूसरा केस माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या ले लेंगे, एम्प्लॉयर वाला ले लेंगे। दूसरा केस क्या ले लेंगे हम लोग, एम्प्लॉयर वाला। माने आप लोग क्या कहेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आर एंड एम, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय। किसने पे किया है, ये आपका मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पे किया है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, जब भी मिक्स यूज होगा आपकी मोटर व्हीकल का, मोटर कार का, तो हम चेक ये करेंगे कि रनिंग कॉस्ट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है और आपका, या फिर एम्प्लॉय पे कर रहा है। यहाँ पे आपको समझना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझना ये है कि मोटर कार की जब जब बात होगी ना, मोटर कार के केस में अगर आप लोग लेके चलते हैं ई आर और ई की बात करते हैं, माने एम्प्लॉय की बात करते हैं और ई आर की बात करते हैं। यहाँ पे समझना ये है, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं और थोड़ा छोटा लिखेंगे। यहाँ पे आपका आपके एम्प्लॉय ने मेंटेनेंस कॉस्ट को पे किया है। यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अब आपको चेक करना है आपके मोटर कार का कैपेसिटी कितना है। यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जिस भी मोटर कार की बात कर रहे हो आप लोग, जो भी आपका मोटर कार है, उस मोटर कार की जो कैपेसिटी है हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। अगर आपकी मोटर कार की जो कैपेसिटी है 1600 सीसी है या तो इससे कम होगी, ठीक है ना, यानी कि अप टू 1600 सीसी में मान लेता हूं, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, आप लोग कहेंगे मोर देन 1600 सीसी। दो केस आपको लेके चलने हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपका 1600 सीसी लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा सर सीसी क्या है। सीसी आपकी जो मोटर कार है उसके अंदर लगे हुए इंजन की कैपेसिटी है और इसी के बिहा पे कंजम्पशन होता है, इसी के बिहा पे उसका रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट निकलता है। आपको समझना क्या है, आपको समझना यह है मोटर कार की दो कैटेगरियां बन जाएंगी। पहली क्या है आपकी 1600 सीसी तक अगर आपकी मोटर कार है तो पहली कैटेगरी में जाएगी, और अगर आपकी मोटर कार की जो कैपेसिटी है 1600 सीसी से ज्यादा है तो दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी। मैं आपको और बताता चलूं, कई बार क्या होता है, याद रखिएगा 1600 सीसी मतलब ए 1.6 लीटर होता है। क्या होता है, 1.6 लीटर होता है। तो यहाँ पे कई बार एग्जामिनेशन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की सर आपने तो सीसी बताया था, लीटर कहां से आ गया। 1000 सीसी 1 लीटर के इक्वल होता है। कैपेसिटी की बात करूं तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मेजरमेंट की यूनिट है वहां पे आपको पढ़ना होता है। उम्मीद करता हूं आपने 10th क्लास के अंदर इन चीजों को पढ़ा होगा। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम लोग आगे क्या करेंगे, दो कैटेगरी बना देंगे। क्या बना दी हम लोगों ने, दो कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी आपकी क्या रहेगी और दूसरी कैटेगरी क्या रहेगी। अगर आपके मोटर व्हीकल की जो कैपेसिटी है अप टू 1600 सीसी है
तो उस केस में आपको क्या करना है। और अगर आप लोग के दूसरा केस क्या ले सकते हैं, मोर देन 1600 सीसी, हम लोग क्या कहेंगे 1.6 लीटर लिख देता हूं, जगह नहीं है। क्लियर है? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपकी 1600 सीसी वाला इंजन है, अप टू 1600 सीसी वाला इंजन है, तो हम लोग ये मान के चले जो आपका रनिंग और मेंटेनेंस को जो अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड होगा ना, वो मान के चले आपका वो होगा 600 रुपए पर मंथ। याद रखिएगा कितना अमाउंट ऐड होगा, 600 रुपए पर मंथ अमाउंट ऐड होगा। और अगर आपका 1600 से ज्यादा कैपेसिटी का है तो आपका ये 900 रुपए पर मंथ ऐड होगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको जरूर बताऊंगा, अगर आपका ड्राइवर भी है तो वो भी आपका अलग से ऐड होगा। देखिए ड्राइवर का कॉस्ट सेम रहता है, चाहे आप लोग कोई सी भी कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, आपको 900 रुपए पर मंथ ही पकड़ना है। ड्राइवर का क्या रहेगा, 900 रुपए पर मंथ रहेगा। उम्मीद करता हूं बातें यहां तक आपको समझ में आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी कि किस मुद्दे पर मैंने बात की है। अभी एक चार्ट बन रहा है, इसको एक बार आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जहन में बैठाना पड़ेगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी मैं आपको काफी प्रैक्टिकल 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा बड़े बड़े जो एग्जाम के अंदर आते हैं, तब आपको एक प्रैक्टिकल क्लैरिटी होगा। आप कहेंगे यस ये तो बहुत आसान टॉपिक था। और अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर जब आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग यू फील वेरी ब्लेस्ड, यार बहुत आसान टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ गया है। बहरहाल अगर आपका रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट अगर इंप्लॉयर पे करता, मैंने बताया ना, अगर इंप्लॉयर पे करेगा तो ज्यादा सैलरी टैक्सेबल होगा। यहाँ पे भी दो कैटेगरियां बनती है माय डियर फ्रेंड्स। पहली कैटेगरी क्या बनेगी, आपकी 1600 सीसी से कम अगर आपकी कैपेसिटी है, और अगला क्या रहेगा, अगला मोर देन 1600 सीसी रहेगा। तो सिंपल लिख देता हूं मोर देन 1600 सीसी। यहाँ पे जो अमाउंट आपको पे करना है ना, आई थिंक वो 1800 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी से कटेगा, यानी कि टैक्सेबल होगा। और अगर आपका मोर देन आपका 1600 सीसी है तो आपका 2400 रुपए पर मंथ आपका सैलरी से टैक्सेबल होगा। क्लियर? और आपका वही आपका जो अगर ड्राइवर है तो वो तो 900 रुपए पर मंथ रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी सीन हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर? तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने इन सभी चीजों को आपको समझाने की कोशिश की है, नोट कीजिएगा। यहां से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर पे करता है और आपकी जो मोटर का कैपेसिटी है 1600 सीसी तक है, तो आपकी जो सैलरी के अंदर से केवल और केवल आपका 1800 रुपए पर मंथ आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। और अगर आपका कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है तो आपकी सैलरी का 2400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल रहेगा। क्लियर? तो ये आपको पूरा चार्ट याद करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जब ईआर की बात करते हैं, इंप्लॉयर की बात करते हैं, इंप्लॉयर के बाद हम किसकी बात करेंगे, जब इंप्लॉय आपका मोटर कार उसका खुद का होता है, वो ऑफिशियल यूज में लेता है, तो उस तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, बेटर वे में क्लैरिटी मिला होगा कि किस तरीके से चीजों को आपको मेमोराइज करना है और याद करना है। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं ताकि आपको समझा सकूं। आई थिंक क्वेश्चन अगर इस पीपीटी में ऐड किया है, क्वेश्चन नहीं है, चलिए ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मेरे जहन में है जो लास्ट टाइम आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए थे, तो वो सवाल हम लोग ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग किसी भी मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं जो किस कंपनी में काम करता है। मैं हमेशा से XYZ लिमिटेड ही लेके चलता हूं। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला कंपोनेंट आता है आपका बेसिक सैलरी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आपका बेसिक सैलरी। लेटस से मैंने क्या कह दिया, 20,000 रुपए पर मंथ उसका क्या है, बेसिक सैलरी है। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आएगा। सैलरी कितना है उसका, 20,000 रुपए पर मंथ। सैलरी के बाद हम लोग क्या लेते हैं, उसका डीए लेते हैं, डियरेंस अलाउंस कहते हैं। तो मैंने मान लिया जो इसका डीए है वो मैं मान लेता हूं यहाँ पे लेटस से कि 50% ऑफ सैलरी है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, आपका कितना है, 50% ऑफ सैलरी है। डीए के बाद मैं मान लेता हूं क्वेश्चन के अंदर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया है, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको CCA से लिख देता हूं। और ये आप लोग ले लीजिए, आपका 2,000 रुपए पर मंथ मान लीजिए गिवन है। क्लियर है? अब इसके बाद मैं मान लेता हूं आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको दिया हुआ है, और मैं मान के चलता हूं आपको 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए गिवन है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग लेना चाहे तो मैं मान लेता हूं अनरिजर्व्ड प्रोविडेंट फंड आपको गिवन है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कितना गिवन है, आपका 3,000 रुपए पर मंथ गिवन है। अब यहां पर आकर के हमें अपने क्वेश्चन
क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करना है, हमें अपनी जो चीजें हैं उनको समझाना है। अब हम बात कर रहे हैं मोटर कार की, तो मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, या फिर दूसरा केस क्या ले सकते हैं, एम्प्लॉयर। तो हमने पढ़ा है एम्प्लॉयर का, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे अगला केस आपका, जो आपका मोटर कार, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, मोटर कार प्रोवाइडेड बाय, याद रखिएगा किसने प्रोवाइड किया है, हम लोगों ने एक ही केस पढ़ा है अभी तक, ईआर। किसने प्रोवाइड किया है, ईआर ने प्रोवाइड किया है। याद रखिएगा मोटर कार की जो कैपेसिटी है वो 1500 सीसी की है, याद रखना कितनी कैपेसिटी का है, 1500 सीसी का मोटर कार है। प्लस में आपको ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे दोनों यूज करता है, माने आप लोग क्या लेके चलेंगे, ऑफिशियल यूज वाला केस भी लेके चलेंगे, एंड किसका लेके चलेंगे, पर्सनल यूज वाला केस भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सारी बातें यहाँ पे हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको ड्राइवर भी दिया गया है, और ड्राइवर का जो सैलरी यहाँ पे आप लोग पे करते हैं, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ अगर उसकी सैलरी 20,000 है, तो ड्राइवर का कितना है, 8,000 रुपए पर मंथ आपका सैलरी है। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है आपको कंप्यूट करना है क्या, टैक्सेबल सैलरी। सवाल बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने तमाम मेरी वीडियोस को लगाया होगा, या कहीं से भी आप लोगों ने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत आसानी से, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर, यहां तक बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां तक देखिए अनरिजर्व प्रोविडेंट फंड हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट मैंने ऐड किए हैं। क्या क्या कंपोनेंट ऐड किया है, एक तो आपका ये मोटर कार वाला ऐड किया है, एक हमारा नया कंपोनेंट, अभी तक बाकी सब तो सीखते आए हैं ना, एक हमारा ड्राइवर वाला आया है। हमें आपकी बेसिक सैलरी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वही आपका क्या रहेगा, सैलरी वाला जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम इसका एक फॉर्मेट लेके चलते हैं। चलिए एक फॉर्मेट हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट बहुत आसान है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो चीजें बड़ी आसान है, बस आपको थोड़ा समझना होता है यार। देखिए अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना, अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे इनकम टैक्स के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दोनों स्लैब लेके चल रहा हूँ, न्यू स्लैब भी लेके चल रहा हूँ, ओल्ड स्लैब भी लेके चल रहा हूँ, सॉरी न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम भी लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको बेटर वे में टैकल कर पाए, कैसे भी कुछ भी पूछ ले, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। बस इसमें क्या है, ऊपर क्या लिखेंगे, हम लोग लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, किसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए, असेसमेंट ईयर आप लोग लिख देंगे। ये फॉर्मेट में बार बार बता चुका हूं। सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, न्यू रेजिम की बात करते हैं। न्यू रेजिम के अंदर आपको एग्जम्पशन देखने को नहीं मिलता है, एग्जम्प्टेड कोई ऐसी अमाउंट देखने को नहीं मिलती है, और ओल्ड जो आपका रेजिम होता है उसके अंदर सारे रूल एंड रेगुलेशन काम करते हैं। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखते हैं आपका पर्टिकुलर्स, क्या लिखते हैं आप लोग, अपना पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो आई होप की चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे और एक एक करके समझते हैं क्या क्या आपको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको गिवन है बेसिक सैलरी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेसिक सैलरी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 20,000 रुपया एक महीने का है, एक साल का कैलकुलेट करना है, 12 दूनी 24, 2,40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 2,40,000। क्लियर, हाई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। सैलरी वाला कंपोनेंट आ गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट क्या है आपका, डीए है, और डीए कितना है आपका, 50% ऑफ सैलरी है, ठीक है। 50% ऑफ सैलरी माने 2,40 का अगर हाफ लेते हैं तो 1,20,000 बनता है। ओके, यहाँ पे भी कितना बनेगा, 1,20,000 बनेगा। क्लियर, डीए वाली बात समझ में आई। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। बताइए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के अंदर क्या होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 100% टैक्सेबल अलाउंस के अंदर आता है। आप सभी ने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था। आप लोगों को पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना दिया हुआ है, 2,000 दिया हुआ है, तो 12 दूनी 24, पूरी साल का कितना बन जाएगा, 24,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। चलिए चौथा जो आपका गिवन है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखिए चाइल्ड एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं, या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो दिया हुआ है आपको, वो कितना गिवन है, ध्यान रखिएगा। आपको गिवन है आपका 300 रुपए एक महीने का गिवन है, 2 बच्चों के लिए गिवन है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600, और 600 मल्टीप्लाई बाय 12। क्यों 12, क्योंकि 12 महीने का कैलकुलेट करना है। 12 छिका 7200, तो कितना आ जाएगा आपका 7200 अमाउंट बनेगा
लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है ये जो आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट है 7200, ये आपका कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, केवल और केवल ओल्ड रेजिम के अंदर एग्जिस्ट करता है, न्यू रेजिम के अंदर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो न्यू रेजिम के अंदर मैंने 7200 लिख दिया, लेकिन जब भी आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करेंगे, ओल्ड रेजिम के अंदर हमें एग्जम्प्ट लेस करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। एग्जम्प्ट कितना होता है, 200 रुपए हर एक बच्चे के लिए दिया जाता है। आपके 2 बच्चों की बात हो रही, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 12 दूनी 24, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 24 दूनी 48, और 4800 को अगर 7200 के अंदर से माइनस करते हैं सॉरी, तो आपका अमाउंट बनता है 2400, माने हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका 2400 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक बात थी। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट देखिए। 5वें पॉइंट के अंदर क्या दिया हुआ है, अनरिजर्व्ड प्रोविडेंट फंड, माने आप लोग क्या कहेंगे, यूआरपीएफ। तो मैं आपको बता रहा था जो भी आपका यूआरपीएफ होता है, माने अनरिजर्व्ड प्रोविडेंट फंड होता है, जब भी आप लोग उसको जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, तो अनरिजर्व्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जब आप लोग डिपॉजिट करते हैं उस टाइम पे आपका कोई भी अमाउंट सैलरी का टैक्सेबल नहीं होता है, जब आप लोग उसको विड्रॉ करते हैं तो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट आपका क्या नहीं रहेगा, टैक्सेबल नहीं रहेगा, सीधी सीधी बात है। अगर आप लोग छठे नंबर पे आते हैं तो आप 6 नंबर पे देखेंगे, हमें देखना है मोटर कार प्रोवाइडेड बाय द ईआर। सबसे पहले आपको ध्यान देना है मोटर कार किसने प्रोवाइड करी है, ईआर ने प्रोवाइड की है, तो यस हमारा यही केस लगेगा। और ईआर ने प्रोवाइड करने के बाद 1500 सीसी हमारी मोटर कार की कैपेसिटी है, जो हमारा पहला केस है। 1600 तक आपको क्या करना है, आपको पहला केस लेके चलना है। अगर आपको याद हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 1600 सीसी की बात कर रहे हैं। 1600 सीसी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, अच्छा ये और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे देखिए ऑफिशियल यूज के लिए यूज किया गया है, और आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट है, वो आपका इंप्लॉय प्रोवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंप्लॉय प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे चीजों को तो आपको क्लैरिटी मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आपका अगर इंप्लॉय प्रोवाइड करता है तो ये केस लगाएंगे। 1600 से कम कैपेसिटी है तो हम लोग कितना लगाएंगे, 600 रुपए पर मंथ लगाएंगे। तो यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख देता हूं, अपना मोटर कार लिख देता हूं। ठीक है, हम लोग क्या लिख देते हैं, मोटर कार। और हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि आपको कितना लेके चलना है, आपको 600 लेके चलना है, मल्टीप्लाई में 12, 6 या 12 6 का 7200, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 7200 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कितना आ गया आपका, 12 6 की 72। ठीक है, हाँ ओके, और यहाँ पे भी अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 7200 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिएगा अगला 7 का केस क्या है, आपका ड्राइवर गिवन है। आपको क्या है, ड्राइवर गिवन है, और ड्राइवर तो हर केस में 900 ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 900 मल्टीप्लाई में 12, 10,800 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे, 10,800 कर देंगे। टोटल करना माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग टोटल करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, कैलकुलेटर देना एक बार, ये क्या आ गया, टोटल ग्रोस सैलरी। ये क्या आएगा आपका, टोटल ग्रोस सैलरी बनेगा। अब टोटल ग्रोस सैलरी के अंदर क्या करना होता है, फिर आप लोग डिडक्शन लगा देंगे। एक ही डिडक्शन मैंने अभी तक आपको सिखाया है, वो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक बार अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 24 12 36, ये 3,60,000 बन जाएगा। ओके, प्लस में आपका 24,000 है, फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है 2400, फिर प्लस करना है मेरे को 7200 एंड प्लस करना है 10800। ये आपका बनता है 4,04,400। तो कितना लिख देंगे, 4,04,400। डिजिट इज आल्सो यूनिक। थोड़ा देखिए 4 मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। सेम केस अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2800 एक्स्ट्रा है। कैसे करेंगे, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 4800 एक्स्ट्रा। तो इस अमाउंट में 4800 एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 2400 है और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 7200 है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग इसी अमाउंट के अंदर 4,04,400 के अंदर ऐड कर देंगे कितना, जो अमाउंट आपका है 12 दूनी 24 और 24 दूनी 4800, माने ये जो आपका आएगा आंसर 4,09,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,09,200। क्लियर है, अब इसके अंदर से मेरे को लेस करना है, क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद रखिएगा क्या माइनस करना होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होता है। ओल्ड रेज्यूमे के अंदर वी मस्ट लेस द 50,000 एंड द अकॉर्डिंग टू द न्यू रेज्यूमे 75,000 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इससे अगर आप लोग टोटल करते हैं, अगर जैसे इस अमाउंट में अगर मैं माइनस करूं आपका 75,000, तो आपका कितना बनेगा, 3,34,200। ये आपका टैक्सेबल सैलरी बना है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेज्यूमे। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं
4,04,400 के अंदर से हमें माय डियर फ्रेंड 50,000 माइनस करना है, तो वी गोट 3,54,400। दिस इज द एग्जैक्ट टैक्सेबल सैलरी। ये क्या होगा आपका एग्जैक्ट टैक्सेबल सैलरी। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, क्या बनेगा ये आपका एग्जैक्ट टैक्सेबल सैलरी। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, चीजें बेटर वे में समझ में आई होगी। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपको जो मोटर कार वाला एंट्री दिया हुआ है, मोटर कार वाला जो एडजस्टमेंट दिया हुआ उसको कैसे करना है, आपको थोड़ा टेक्निकली चीजों को समझना। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैं कहूं आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन के अंदर तब्दीली कर देता हूं, बदलाव कर देता हूं, चेंजेस कर देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको बेटर वे में चीजें समझ में आए। ये सब ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे इंप्लॉयर की जगह पे हटा करके और मैं कह देता हूं जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो आपका इंप्लॉयर पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? आपका इंप्लॉयर पे कर रहा है। अभी तक इंप्लॉय पे कर रहा था, सॉरी अभी कौन कर रहा है? इंप्लॉयर पे कर रहा है। अब इंप्लॉयर जब आपका मेंटेनेंस और कॉस्ट पे कर रहा है, रनिंग कॉस्ट, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे जब आपका इंप्लॉयर पे करता है और 1600 सीसी से कम कैपेसिटी का होता है, तो आपको कैलकुलेशन 1800 के बेसिस पे करनी है। माने आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे जो आपका अमाउंट है 600 की जगह कितना आएगा? 1800। माने आप लोग क्या कहेंगे? 1800 रुपए हर महीने का, और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? आपका 1200 से हो जाएगा। तो ये डिजिट यहाँ से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 को कितने में ऐड करते हैं? 1200 में ऐड करते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। माने 1800 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 12, तो 21,600 अमाउंट बनेगा। यहाँ पे देखिए कितना एक्सीड हो गया, ठीक है, 21,600। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? आपका 21,600 ही बन जाएगा। अब इसको आपको टोटल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? आपको टोटल करना पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पे 7200 था, 7200 था, और ये कितना बना है? अब की बार कितना आ गया? 21,600। तो कितने का इजाफा हुआ है? 21,600 में से अगर मैं 7200 माइनस करता हूं 14,400, माने इस अमाउंट के अंदर कितना ऐड हो जाएगा? 14,400। तो मैं एक बार इसको भी करेक्ट कर देता हूं, इस अमाउंट को भी 14,400 के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं 4,04,400। ठीक है, ओके, ये आपका अमाउंट बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसको भी हटा देता हूं मैं यहाँ से, ताकि सही से कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, ये अमाउंट कितना बना है आपका ये बना है 14,000 के, सॉरी ये 4,04,400, 4,18,400, ये बना 4,18,400, जिसके अंदर से हमें माइनस करना है, कितना माइनस करना है? 50,000 का डिडक्शन, तो कितना आएगा? 3,68,400। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 50,000 माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना करना है? 50,000 माइनस करना है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओके, आपको आंसर मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स 3,68,440। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, 3,68,440। क्लियर है? तो बहुत बेसिक बात थी, आपको समझ में आ गई। 4,04,400 बनेगा। 1 मिनट, 4,04,400 यहाँ पे आएगा, 4,04,400, 4,04,000, उसके बाद कितना था? 400। ठीक है, 4,18,800, 800 आएगा भाई, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, कितना आएगा? 800। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका? 800। तो ऐसे आपको ऐड करना। ठीक है, अगर आप लोग इसको भी ऐड करेंगे तो इसके अंदर भी आप लोग इस एंट्री को भी करेक्ट कर लीजिएगा, तो आपकी कैलकुलेशन सही आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने चीजें बदल दी है। यहाँ पे क्या बदला है? ध्यान रखिएगा, अगर सारे को सम करते हो, अगर आप लोग देखिए 12 24 12 3 36, 3,60,000 आ गया है, ओके, प्लस करना है मेरे को 24,000, ओके, प्लस करना है मेरे को 7,200, ओके, प्लस करना है मेरे को 21,600, ओके, 1 मिनट, कितना बनाइए आपका? 21,600, प्लस करना है 10,800, प्लस करना है 7,200, ओके, मेरे को कितना करना? 7,200, प्लस करना है 24,000। ठीक है, ये आ गया 24,000, प्लस में 12 24 12 36, 3,60,000, ओके, ये बनेगा 4,23,600। ये कितना बनेगा? 4,23,600, जिसके अंदर से हमें 75,000 डिडक्ट कर देना है। अगर मैं इसके अंदर से 75,000 माइनस करता हूं तो कितना बनता है? 3,48,600। क्लियर है? तो आपको थोड़ा ध्यान में देना, क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज तब्दील की थी, और ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बदलाव है नहीं, इनकी 5 तक सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे ड्राइवर वाले केस में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। ये वाला केस आपको देख के चलना है, और इसी के बिहा पे हमें सारी कैलकुलेशन करनी। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में जो आपका मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट एम्प्लॉय ने पे किया था, यहाँ पे किसने किया था? एम्प्लॉयर ने पे किया था। दैट्स व्हाई चीजें बदल
बदल गई, इंजन कैपेसिटी सेम रखा है, यहाँ पे इंजन कैपेसिटी को बदल देंगे तो भी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो आई होप कि पहला केस आपको समझ में आया होगा, जहां पर हमने बात की कि यहाँ पे आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 3 केसेस बनेंगे, ऑफिशियल यूज ओनली, पर्सनल यूज ओनली एंड पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, दोनों का मिक्स लेके चलेंगे। फिर देखेंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट किसने किया है, क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है माय डियर फ्रेंड, दूसरी पॉसिबिलिटी आती है, ये तो केस आपका किसका हुआ, जब आपका मोटर कार जो आपका व्हीकल है वो आपका इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है। इन केस कई कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गुड़गांव के अंदर जो जितनी भी मेजॉरिटीज कंपनीज वर्क करती हैं वो इस मॉडल को अडॉप्ट कर चुकी हैं कि जो कार है ना वो भी इंप्लॉयर की रहेगी। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैं रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंप्लॉयर पे करता है या एम्प्लॉय पे करता है, उस बिहाफ पे उसकी टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हिस्सा है इसको मैं यहाँ से एज इट इज उठा लेता हूं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, नहीं ये तो फिर चलिए बना ही लेते, दोबारा ही कर लेते इसको, थोड़ा आगे चलेंगे। यस, यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मोटर कार किसने प्रोवाइड किया है, आपका एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। तो डबल ई लिख दूं, आप लोग समझिएगा डबल ई का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास बनेंगी। कितनी 3 पॉसिबिलिटीज है, ध्यान रखिएगा। पहली पॉसिबिलिटी वही है आपकी कि ऑफिशियल यूज हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पर्सनल यूज हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मिक्स यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला केस क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाला केस हम लोग लिखेंगे अगर आपका केवल पर्सनल यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेके चलूंगा मैं, आपका पर्सनल यूज वाला केस लेके चलूंगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे, पर्सनल यूज ओनली, क्लियर है। दूसरा केस क्या लिख देंगे हम लोग, ऑफिशियल यूज ओनली, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका क्या आ जाएगा, ऑफिशियल यूज ओनली, ओके। तीसरा केस क्या बनेगा बच्चा, तीसरा केस बनेगा मिक्स, माने आप लोग क्या लिखेंगे, पर्सनल एंड दूसरा क्या आ जाएगा आपका प्रोफेशनल यूज, ठीक है। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे आपका पर्सनल और प्रोफेशनल या मैं ऑफिशियल, व्हाट एवर यू कैन राइट, ऑफिशियल यूज, ठीक है ना, दोनों का मिक्स हो गया है। कार क्योंकि इंप्लॉय की है, तो इंप्लॉय की है तो पर्सनल यूज के लिए वो कुछ भी करे उसकी सैलरी से हिस्सा कुछ भी नहीं जाएगा। माने जब भी पर्सनल यूज की बात होगी ना, तो पर्सनल यूज के केस में आपको याद रखना है नो सैलरी इज टैक्सेबल, माने नो टैक्स, यहाँ पे उसकी कोई अमाउंट के ऊपर उसको क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुद्दे की बात ये आती है अगर आपकी कार इंप्लॉय की है, वो ऑफिशियल यूज में लेता है, तो उस केस में क्या होएगा माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में 2-3 बातें बनेंगी जिनका ख्याल आपको रखना है। इसके लिए इसको एक अमाउंट मिलता है, माने टोटल अमाउंट रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आपका अमाउंट रिसीव्ड, जो भी आपका अमाउंट उसको मिला इसके एक्सपेंस के लिए, उसके अंदर से मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। किसको लेस करना पड़ेगा, मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट को। किसको करेंगे हम लोग, मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट को। तो यहाँ पे हम लोग इस पे क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट को माइनस करना है, और फिर आपको एक बार और माइनस कर देना है यहाँ पे जो इसका 10% डेप्रीशिएशन, कितना परसेंट डेप्रीशिएशन, 10% डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो आपके पास जो अमाउंट बचता है दिस इज द टैक्सेबल, ये क्या रहेगा आपका टैक्सेबल पार्ट रहेगा, क्लियर। तो ये वाली जो पार्ट है क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। याद रखिएगा केवल ऑफिशियल यूज की बात आती है तो कैसे सैलरी कैलकुलेट करनी है, सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड लेके चलना है। उस एक्चुअल रिसीव्ड के अंदर से हमें जितना अमाउंट उसने आपका रनिंग कॉस्ट में निकाला और जितना अमाउंट 10% डेप्रीशिएशन निकाल के जो आपका टोटल अमाउंट बनता है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा, क्लियर। मेन बात क्या है, मेन बात वही यहाँ पे भी आएगी जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे पर्सनल और ऑफिशियल यूज के अंदर 2 कैटेगरियां बनेगी। एक आपका रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट किसने पे किया, माने यहाँ पे भी मैं 2 कैटेगरियां बना देता हूँ। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। याद रखिएगा क्या बोलेंगे आप लोग, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे एम्प्लॉयर का, फिर हम लोग यहाँ पे किसका लेके चलेंगे, एम्प्लॉय का। तो आप लोग क्या लिखेंगे, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, एम्प्लॉय ने आपका क्या किया है, रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या किया है, पेड किया है। और यहाँ पे फिर आपके वही 2 केस बनेंगे,
आपका 1600 से ज्यादा कैपेसिटी का इंजन है कि 1600 से कम कैपेसिटी का इंजन है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने इंप्लॉयर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंप्लॉय लिखा है। अगर आप लोग पिछली स्लाइड को देखते हैं तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा था, उल्टा मतलब यहाँ पे इंप्लॉय था, वहां पे क्या था, इंप्लॉयर था। तो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन उल्टी होगी। उल्टी मतलब आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए पहले मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो कैटेगरी बना देंगे। पहली कैटेगरी क्या बनेगी, आपका जो इंजन की कैपेसिटी है वो कितनी है, अप टू 1600 सीसी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मोर देन 1600 सीसी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोर देन लिख देंगे। वहां पे क्या होता था, अगर आप लोग ध्यान दे तो वहां पे होता था 1600 सीसी से नीचे, और अगर आपका इंप्लॉयर पे करता था तो 1800 और 2400 वाला केस आता था, और इंप्लॉय के केस में 600 और 900 वाला केस आता था। यहाँ पे चीजें बदलेंगी। क्या बदलेंगी, याद रखिएगा, जो आपको एक्चुअल रिसीव हुआ है ना, जो आपको क्या हुआ है, एक्चुअल रिसीव्ड हुआ है, उस अमाउंट के अंदर से हमें लेस कर देना है माय डियर फ्रेंड्स। कितना लेस कर देना है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 600 पर मंथ लेस करना है, ठीक है। क्या करना है, 600 रुपए पर मंथ लेस करना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एक्चुअल रिसीव है, जो आपको एक्चुअल में पैसा मिला है, उसके अंदर से हमें कितना माइनस कर देना है, हमें माइनस कर देना है माय डियर फ्रेंड्स 900 रुपए पर मंथ। क्लियर है। और बाकी डेटा सेम रहेगा। जो आपका ड्राइवर वाला खर्चा था, जो ड्राइवर की मैंने बात कही थी, ड्राइवर आपका पर मंथ कितना रहेगा, 900 रुपए पर मंथ रहेगा, और यहाँ पे भी आपका कितना रहेगा, 900 रुपए पर मंथ रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदली हैं। हो सकता है कई बच्चों को अभी समझ में ना आए, वो उनको तब समझ में आएगी जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे, और जब उनको यहाँ पे डिफरेंस फील होगा कि सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही थी, काफी चीजों में काफी बड़े लेवल पे बदलाव हुआ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके दो केसेस बनेंगे। अगर आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1600 सीसी तक है, और आपकी क्या है, मोर देन 1600 सीसी है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, अगर 1600 सीसी तक आपकी कैपेसिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको एक्चुअल रिसीव हुआ ना, आपको जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है उसके अंदर से हमें लेस कर देना है आपका 1800 रुपए पर मंथ। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिखते हैं एक्चुअल जो रिसीव हुआ है उसके अंदर से हमें माइनस कर देना है 2400 रुपए पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है। और ड्राइवर वही आपका सेम रहेगा। अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो ड्राइवर आपका 900 रुपए पर मंथ रहेगा, यहाँ पे भी ड्राइवर आपका 900 रुपए पर मंथ रहेगा। आई होप की चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी, बेटर वे में क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ पे चीजें बदली है, काफी हद तक बदली है। जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है। एक मिनट, वो थोड़ा कट गया है, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं ताकि सही से समझ में आए। यस, अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, यस अब देखिए इसको क्लियर हुआ होगा। आई होप की बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। तो बहुत बेसिक चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे कार किसने प्रोवाइड की है, कार आपकी प्रोवाइड की है आपके एम्प्लॉय ने। किसने प्रोवाइड की है, आपका एम्प्लॉय ने। याद रखिएगा किसने प्रोवाइड की है, एम्प्लॉय ने प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये तीन केसेस बनेंगे। पर्सनल यूज पे टैक्स नहीं लगेगा, ऑफिशियल यूज पे जो अमाउंट मिला, मेंटेनेंस कॉस्ट घटा दीजिए, 10% डेप्रीशिएशन घटा दीजिए, और अगर आप लोग पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों यूज करते हैं उस केस में आपको वही आपका चार्ट अपनाना पड़ेगा जो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब क्वेश्चन को मैं सेम आपके सामने फ्रेम कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन था ना अपना, मैं एक बार क्वेश्चन को एज इट इज उठा लेता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ सके। जैसे कंट्रोल ए करके मैंने सी किया है, और अब आगे चलते। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं इसी तरीके का ले रहा हूं जो आपको सेकंड केस समझा सके। यहाँ पे देखिएगा, एक बार मैं इस सारे को यहाँ से साफ कर देता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या क्या चीजें यहाँ पे बदलेंगी, किस तरीके से बदलेंगी और क्यों बदलेंगी। एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इस हिस्से को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ तक आई होप की बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे कुछ तब्दीली, कब कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे जिनके भी यहाँ पे हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझ में आए। यहाँ पे देखिएगा कुछ चेंजेस क्या होंगे। सबसे पहला चेंजेस तो आपका जो कार है उसका ओनर कौन है, किसने प्रोवाइड किया है कार, मैं मान लेता हूँ आपके एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि यही केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया है, कैपेसिटी कितना है, 1500 सीसी का है, ऑफिशियल यूज एंड पर्सनल यूज वाला केस लेके चलना है। याद रखिएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना,
वो आपका कौन प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है या इम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, वट एवर यू कैन राइट। इम्प्लॉयर ने रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे देखिएगा रिसीव कितना हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे रिसीव्ड अमाउंट गिवन मिलेगा। मैं मान लेता हूं आपका 20,000 रुपए पर मंथ आपको गिवन है, ठीक है। कितना है, 20,000 रुपए पर मंथ आपको क्या है, गिवन है। अब आपको समझना क्या है, समझना कुछ नहीं है, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी, बस आपको थोड़ा सा तब्दीली करना है। अगर आप लोग सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी के अंदर क्या लिख देंगे, वही आपका 20,000 रुपए पर मंथ है, साल का कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2,40,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2,40,000। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, इसका डीए दिया हुआ है, डियरेंस अलाउंस 50% है, तो 1,20,000 हो जाएगा पूरी साल का। आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। कितना आ गया, 1,20,000 आ गया, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर क्या रहेगा, तीसरा फैक्टर रहेगा सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। कितना दिया हुआ, फुल्ली टैक्सेबल है, 2,000 है, 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया आपका, 24,000 आ गया है। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बचा, 24,000 आ जाएगा। चौथा केस हम लोग लेके चलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मैंने बताया था 3 बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी 2 बच्चों की, 300 रुपए गिवन है। तो 3 दूनी 6 और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7200। न्यू रेजिम में तो कितना आ जाएगा आपका, 7200। ओल्ड रेजिम में क्या आएगा, 7200। और एग्जम्पशन कितना होता है इसके अंदर से, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एग्जम्पशन आपका रहेगा 24 दूनी 4800। आप लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी अभी मैंने करके भी दिखाया था। तो अमाउंट कितना बचता है आपका, 2400 बचता है। एक बार इस फैक्टर को चेक कर लीजिएगा। मेन बात क्या है, मेन बात है पांचवा फैक्टर, सॉरी पांचवा भी क्या है, अनरिजर्व्ड प्रोविडेंट फंड है। तो यहाँ पे निकाल नहीं रहे, विड्रॉ वाला केस कैंसिल हो जाएगा। छठा केस क्या है, मोटर कार वाला, ये थोड़ा समझिएगा। मोटर कार के केस में क्या सीन है, मोटर कार के केस में सबसे पहले तो आपका मंथली रिसीव कितना हुआ है, 20,000 रुपए रिसीव हुआ है। तो 20,000 को अगर मैं कहूं मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर से माइनस क्या करना है, इसके अंदर से माइनस करना है तमाम वो रूल एंड रेगुलेशन जो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहला केस बनेगा, किसने पे किया है, इंप्लॉयर ने पे किया है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट किसने पे किया है, इंप्लॉयर ने पे किया है। 1500 सीसी है, 1600 से कम है, तो आपको 600 रुपए पर मंथ माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 600 रुपए पर मंथ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस अगर आप लोग करते हैं 600 रुपए, अगर माइनस करते हैं 12 महीने के लिए, तो इसके अंदर से कितना अमाउंट आ जाएगा, 7200 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग माइनस कर देते हैं 2,40,000 माइनस करते हैं 7200, तो 2,32,800, 2,32,800। हालांकि मैंने ये जो आपका रिसीव लिया है ना, ये हाइपोथेटिकल लिया है, आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए करें तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,32,800। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट कितना आ गया आपका, 2,32,800। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2,32,000 आपका कितना आ जाएगा, 800। सिंपल रूल है, क्लियर है। सातवां क्या है, ड्राइवर। तो ड्राइवर वाला केस क्या चलेगा, सेम ही चलेगा। ड्राइवर के केस में आपको 9 को मल्टीप्लाई कर देना, भाई 900 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है, 10,800 बनेगा। यहाँ पे भी कितना बनेगा आपका, 10,800। यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। क्या मिल जाएगा आपको, ग्रोस टोटल सैलरी। उसके अंदर से ओल्ड रेजिमे में हम लोग 50,000 माइनस कर देंगे, और अगर न्यू रेजिमे की बात करते हो तो 75,000 माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो आपको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने को मिल जाएगी, ठीक है। इन शॉर्ट में आप लोग क्या समझे, इन शॉर्ट में आप लोग समझे दिस स्लाइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसके बिना आप लोग नहीं कर पाएंगे। और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज को गांठ बांध के चल ले, इन दोनों स्लाइड से क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, चीजें बेटर वे में प्रेजेंट हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, कुछ मेरे को अपडेट करने की जरूरत है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, कीप लर्निंग।